गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो हो जाएंगे क्लास के बाद, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगेन जो हमारा टॉपिक चल रहा था हम उसको कंप्लीट करेंगे, यानी माइक्रो टीचिंग को कंप्लीट करेंगे। माइक्रो टीचिंग हमारा कॉन्सेप्ट यानी टॉपिक चल रहा था कल, जिस पर हमने चर्चा की, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात की, क्या टीचिंग स्किल्स होती हैं, क्यों जरूरी होती हैं, उन सब पे हमने बात की। आज हम माइक्रो टीचिंग साइकिल और इससे पहले के कुछ स्टेप्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इसमें कई जगह पे कंफ्यूजन रहती है कि इसमें प्लानिंग का टाइम इंक्लूड करें, वो स्टेप में आएगा नहीं आएगा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो आप लोग आ गए हैं। कमलेश कह रही हैं आज पहला दिन है, बहुत बढ़िया। तो शुरू के 10 मिनट मतलब 7:10 तक मेरी क्लास स्टार्ट हो ही जाती है, कई बार उससे पहले भी हो सकती है। तो 7 बजे का टाइम है, तो 7:10 तक 10 मिनट लग जाते हैं कई बार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ मैम, मेरा सेल्फ स्टडी से 119 से सीटेट क्लियर हुआ। पहले पता होता तो मैं उसी टाइम ज्वाइन किया होता और भी बेहतर कर सकता था। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सब मैम, आप तो मशहूर हैं सीडीपी के लिए, बिग फैन मैम। बहुत बढ़िया अरविंद, धन्यवाद। हाँ देखिए, काम चलता है और चीजें अच्छे से हो रही हैं। ये बैच मैं आपको ये एश्योरेंस दिला सकती हूँ, ये बैच अगर आप ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार एक एक क्लास देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर मल्टीपल रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी साथ में चलने वाला है, तो वो भी आप यूट्यूब पे देखें चाहे यहाँ देखें, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। वानी कहाँ समस्या आ रही है बताइए। ये 1-2 दिन जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक था ऐप पर, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको रही होंगी क्लासेस को चलाने में। चलिए आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें। नहीं, क्लास तो होगी, ऐसा नहीं होगा अगर क्लास नहीं होगी तो पहले आपको 7 बजे से पहले ही इंटीमेशन मिल जाएगा। कोई रेयर केस सिनेरियो है, कोई इंटरनेट का है या फिर सर्वर का कोई इशू है तो बात अलग है, क्लास चलती है आपकी, है ना। चलिए, हम बात कर रहे थे स्किल्स पे, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे स्किल्स पर, एनसीईआरटी की स्किल्स हमने बात की, बीके पासी पर। कुछ कोर स्किल्स हैं और इन कोर स्किल्स को 8 कोर स्किल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है माइक्रो टीचिंग के दौरान। इनमें से कोई एक स्किल एक ही टाइम पर उठाई जाती है माइक्रो टीचिंग की साइकिल में। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल स्किल्स, कि मैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन भी ले लूं, मैं प्रोबिंग क्वेश्चन भी ले लूं, मैं स्ट्रीमलेस वेरिएशन भी ले लूं। इतनी सारी स्किल एक टाइम पर आप नहीं प्रैक्टिस करते, क्योंकि एक छोटा साइकिल है, तो आप पहले एक टाइम पे एक ही स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो भी एक साइकिल होगी उसमें एक ही स्किल को उठाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कहानी है। ठीक, कल की क्लास बहुत जरूरी रहने वाली है। कल से क्लासेस और ज्यादा सीरियसली लेनी है, क्योंकि जो आपकी नई यूनिट है जिसमें हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, कहां से शुरू हुई, क्या कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें जो आपका बेस बना देंगी। फर्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन को पूछने की कला या क्वेश्चन को डिग डीप करने की कला। ठीक है ना, क्या है ये? प्रश्न पूछने का कौशल या प्रश्नों को गहराई में ले जाने का कौशल भी आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैं हिंदी में कुछ भी लिखूंगी तब भी क्या होगा, मल्टीपल वर्ड्स हैं हिंदी में एक चीज के। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की तरह के प्रोबिंग क्वेश्चन तो प्रोबिंग क्वेश्चन ही लिखा होगा। हिंदी में इस सब्जेक्ट में स्पेशली जो नॉर्मल हिंदी है उस हिंदी से अलग है इस सब्जेक्ट की हिंदी। ठीक, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनिंग यानी व्याख्यान का कौशल, कि आप कैसे व्याख्या करते हैं। ये कौशल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये कोर स्किल्स जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं उन पर हम बात कर रहे हैं आज। ठीक, मतलब एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं भाई। 2 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, 20 टीचर हैं, टॉपिक सेम ही है। आप 3 टीचर में पढ़ेंगे, आपको 3 अलग तरह से देखने का मौका मिलेगा चीज को। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में डिफरेंस होगा। जैसे आप व्याख्यान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी टॉपिक को, वो भी एक स्किल है जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए, ना आप बहुत ज्यादा तेज हो ना आप बहुत ज्यादा स्लो हो, है ना, मीडियम पेस पर हो। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एग्जांपल्स यानी उदाहरणों के साथ व्याख्यान का कौशल, ये हम कह सकते हैं प्रदर्शन का कौशल। इलस्ट्रेशन में क्या होता है, आप कोई डायग्राम बना सकते हैं या आप कैसे उस चीज को प्रदर्शित करेंगे, तो उदाहरणों के साथ प्रदर्शित करने का कौशल हम ये कह सकते हैं, उदाहरण के साथ प्रदर्शन का कौशल ये कह सकते हैं। ठीक है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपक
वेरिएशन को जो भी आप कहते होंगे हिंदी में एक बार देख लेंगे, हिंदी में आपको मिल जाएगा जब ये पीडीएफ मिलेगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो कोर स्किल्स भी थी वो भी हिंदी में लिखी हुई मिल जाएंगी पीडीएफ में। 2 पीडीएफ आपके पेंडिंग हैं, वो आपको मिल जाएंगे। पीएनजी आपको मिल गई होंगी कल जो हमने बोर्ड पे लिखवाया था। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, आपके जेस्चर्स, आपके हाव भाव, बेसिकली आप आंखें तो नहीं दिखा रहे हैं बच्चे को, है ना, आप ऐसे नॉड कर रहे हैं, मतलब गर्दन हिला रहे हैं, ये सब क्या है, जो भी आपके हाव भाव हैं, क्लास में वॉक करना, पॉज कितना कहाँ पे ले रहे हैं आप बोलते समय, ये सब कहाँ स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हो जाती हैं। इतनी सारी स्किल्स में से ये 8 स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी हो गई। क्यों? क्योंकि ये कोर स्किल्स हैं, एकदम बेसिक स्किल्स हैं। फिर आता है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी किसका, पुनर्बलन का कौशल। पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन है गुड, वेरी गुड, शाबाश, है ना, यानी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को, यानी आप क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई इस चीज को, अगर बच्चे ने अच्छा कुछ लिखा है तो आप कर रहे हैं गुड, वेरी गुड, या आपने ये भी कर दिया, ये चलो स्किल आपका स्टिमुलस वेरिएशन में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जेस्चर के थ्रू आपने पुनर्बलित किया है। तो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का कौशल, कि आप बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, है ना, किस चीज के लिए, अच्छा काम करने के लिए। ठीक। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग वो था कि आप क्वेश्चन को कितना डीप में, गहनता से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को जोड़ करके कैसे पूछेंगे। यहां स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है किससे कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये भी स्किल है। कितना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछना है, ये भी स्किल है। ठीक है। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड यानी शामपट के प्रयोग का कौशल, शामपट प्रयोग का कौशल, शामपट प्रयोग कौशल, कि आप ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करेंगे। 90 डिग्री पे आपका जो एंगल है वो रहना चाहिए, बैक आपकी नहीं दिखनी चाहिए, आप ऐसे लिख रहे हो ताकि क्लास को भी आप देख पाए और आप पूरे ब्लैक बोर्ड को कवर ना कर लें। नहीं, ये सूटेबल जेस्चर नहीं है सुप्रभात। ये हवाबाजी में कई लोग रख लेते हैं कि पॉकेट में एक हाथ रख लिया। पॉकेट में हाथ रखना पढ़ाते समय टीचर के द्वारा ये कोई भी एक एक्सेप्टेबल, या फिर इसको ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, है ना। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, कि आप किसी लेसन को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, आप किसी लेसन की शुरुआत कैसे करते हैं, है ना। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, आप प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस पूछते हैं 2-3, उसके आसपास की बातें करते हैं, आपने लेसन प्लानिंग में देखा होगा। फिर आप उस टॉपिक पर आते हैं या बताते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक लिखते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम करते हैं टाइम्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंगल को लेकर बॉदर्ड नहीं रहना है, ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, पूछी नहीं जाएंगी आपसे। ठीक है ना, कि एंगल कितना होना चाहिए ये नहीं पूछेगा, बट हाँ आप बैक ना बच्चे फेस कर रहे हो आपकी, ये जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। ब्लैक बोर्ड यूज करना मतलब आपकी हैंडराइटिंग क्लियर हो एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कर्सिव में लिख रहे हो, सुंदर कितनी है हैंडराइटिंग, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्लैरिटी हो हैंडराइटिंग में, कि समझ पाए सामने वाला। प्रस्तावना कौशल, एग्जैक्टली। ठीक है। नहीं, सीक्वेंस में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप कैसे भी याद रख सकते हैं इनको। अब कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में, यानी सूक्ष्म शिक्षण के चरण कह सकते हैं। अभी हम साइकिल पे नहीं आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइकिल में ही आएगा, साइकिल से ही आते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, प्रिया कह रही है जैसे मैं पढ़ाते समय फ्लो में चली जाती हूँ और हाथ मोड़ कर खड़ी हो जाती हूँ, है ना। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो हमसे कई बार हो जाती हैं, बट अगर हम इनको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, तो जो एक्चुअल चीजें वो आ सकती हैं। और कहीं कहीं पे अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मल माहौल नहीं है तो वो सब भी ठीक है, बट अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या प्रॉपर अगर आप सीरियस लेते हैं अपने काम को, तो वो काम भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये आदत ठीक हो जाती है। जैसे ये वाला जो जेस्चर है, अब एट टाइम्स आपको क्या होता है, इंसान जब चलो फ्री खड़ा हुआ है तो वो इस जेस्चर में चला जाता है, जबकि ये जेस्चर क्या है, अपने आप में बॉडी लैंग्वेज की दिशा में ये अच्छा नहीं माना जाता। मतलब इसका मतलब आप डिफेंसिव हो रहे हैं, कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओपन नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी होता है बहुत बार, या पॉकेट में हाथ चले जाना, नेचुरल चीजें हैं, बट इनके प्रति अगर हम अवेयर हैं तो ये चीजें ध्यान में रखी जा सकती हैं। ये आपको ये टॉपिक आपको बेसिकली कहाँ काम करेगा, कल को आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे वहां भी काम करेगा। अब एक स्टेप है स्किल डिफाइनिंग, यानी पहले आप स्किल डिफाइन करते हैं, कौन सी स्किल आप यूज करेंगे, विच स्किल, क्योंकि इतनी सारी टीचिंग स्किल्स हैं, यू विल पिक, आप कौन सी एक स्किल को उठाएंगे उस लेसन की माइक्रो टीचिंग में। ठीक, मतलब क्या हुआ,
एक टाइम पे एक ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा नहीं है हमने 8 कोर स्किल पढ़ी या 19 कोर स्किल पढ़ी तो उनमें से 9 आप एक ही लेसन में यूज कर देंगे या एक माइक्रो टीचिंग की साइकिल में यूज कर देंगे। एक टाइम पर एक, ठीक है अभिषेक, एक टाइम पर एक ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। उसके लिए स्किल को डिफाइन किया जाएगा कि विच स्किल यू आर गोइंग टू यूज, कि आप क्या स्किल यूज करने वाले हैं आज की माइक्रो टीचिंग की साइकिल में, ये पहले से निर्धारित किया जाएगा। ठीक, फिर आता है स्टेप 2, डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, यानी एक्सपर्ट्स के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि ये टीचिंग ट्रेनिंग में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल आप 0 टू एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, भूल जाओ आप कि क्या कह रहे हो, आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि चेंजेस हर एक एग्जाम में आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, डायरिया नहीं होगा, मस्त आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, है ना, आपके सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, जो टीचिंग ट्रेनिंग में आपके टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने डीएलएड में, बीएड में, बीटीसी में रहे होंगे, तो पहले टीचर जो आपके लिए एक्सपर्ट का काम करेंगे, वहां जो आपको टीचिंग ट्रेनिंग सिखा रहे हैं उस कोर्स में, वो एक कविता को भी डेमो करके दिखाते हैं कि भाई ये वाली स्किल ऐसे यूज करनी है, यहाँ पे पॉज लेना है, ये स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल है, वो वॉक करके भी दिखा सकते हैं। तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, किसके द्वारा, प्रशिक्षकों के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसके थ्रू आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको स्किल कैसे प्रैक्टिस करनी है। पहले एक्सपर्ट उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। फिर आता है स्टेप 3, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, यानी आप जैसे एक लेसन प्लान होता है वो होगा 30 टू 40 मिनट्स की क्लास के लिए, पाठ योजना जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, है ना, प्रशिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन उस एक स्किल का, उस एक कौशल का, जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनके द्वारा। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए, समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए। ठीक, पहले बताओ यहां तक की बात, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा फटाफट से। हिंदी भी लिख दीजिए। हिंदी मैंने आपको बता दिया, हिंदी आपको लिखी हुई मिल जाएगी और आगे से मैं कोशिश करूंगी कि साथ में ही मिल जाए, क्योंकि पूरा बोर्ड फिर भरा हुआ नजर आता है। अगर हिंदी आपको साथ में ही दिख जाए तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी हिंदी, डोंट वरी। ठीक है ना, पीडीएफ में आपको हिंदी मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। बहुत ही बढ़िया, चलिए माइक्रो टीचिंग, ठीक है, आ रहा है समझ। हाँ, स्टेप 1 बता दीजिए यार, आप उस माइक्रो लेसन में क्या स्किल यूज करने वाले हो, उस स्किल को डिफाइन किया जाएगा कि आज हम सेट ऑफ इंट्रोडक्शन या फिर हम रीइंफोर्समेंट की स्किल को प्रैक्टिस करेंगे। अब जब रीइंफोर्समेंट की स्किल को प्रैक्टिस करेंगे, दैट मींस आपको ये डिफाइन करना होगा कि रीइंफोर्समेंट की स्किल होती क्या है, उसमें कौन से स्टेप्स आते हैं, आप कैसे बच्चों को गुड, वेरी गुड, अपने हाव भाव से, वो सारी चीज, जो भी एक टाइम पे एक स्किल आप प्रैक्टिस करने वाले हो, उस स्किल में होता क्या है, ये होगा स्किल डिफाइनिंग में। समझ पा रहे हो या समस्याएं बनी हुई हैं अभी भी? फटाफट से बता दो, है ना, फटाफट से बता दो, इससे पहले कि आप प्रीति गौतम यूपी से हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये जानकारी हमारे बहुत काम की थी, पेपर में तुरंत आएगी, है ना। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन कोशिश क्या करना है, कोशिश करनी है कि लेसन पे स्टिक करें। ठीक है, नाम वाम या बातें हम करते रहेंगे। ठीक, तो प्रिपेयरिंग, सबसे पहला क्या था, आपने स्किल को डिफाइन किया, किस स्किल को, इतनी सारी जो टीचिंग स्किल थी उनमें से कोई एक स्किल पिक करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, डिफाइन करेंगे कि इसको हम यूज करेंगे। फिर एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, प्रदर्शन होगा, आपका एक्सपर्ट वो स्किल को यूज करके दिखाएंगे आपको। प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लानिंग, यानी माइक्रो लेसन प्लान आप प्रिपेयर करते हैं। एक लेसन प्लान क्या होता है, एलपी जिसको हम कहते हैं, पाठ योजना, 30 से 40 मिनट के लिए आप एक लेसन प्लान बनाते हैं। लेकिन माइक्रो लेसन प्लान क्या होगा, क्योंकि आपको 5 से 6 मिनट ही पढ़ाना है, तो उस केस में क्या है, आप एक छोटा, माइक्रो का मतलब ये होता है सूक्ष्म पाठ योजना, वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक, फिर आता है स्टेप 4, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, क्योंकि यहां ऐसा नहीं है कि 40 बच्चों की एक पूरी बड़ी क्लासरूम होगी, यहां आप स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ाएंगे। यानी आपके ही जो बीएड में पढ़ने वाले आपके साथी हैं वो बच्चे बन के बैठ सकते हैं, 2-4 बच्चों को अगर आप बैठाना चाहते हैं उनको बैठा सकते हैं, आपके सुपरवाइजर्स अगर बैठना चाह रहे हैं वो बैठ सकते हैं। तो बेसिकली एक 4-5 लोग हैं जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। चलिए बढ़े आगे, देखिएगा। तो ये 4 स्टेप हुए, पहले स्किल डिफाइन हुई, डिमॉन्स्ट्रेट किया आपके एक्सपर्ट ने, करके दिखाया उसको, माइक्रो लेसन प्लान बनाया छोटा 5-6 मिनट के लिए,
स्मॉल ग्रुप्स में फिर टीचिंग होगी, क्योंकि 4-5 ही बच्चे होंगे या 5 से 6 बच्चे होंगे। फिर बाद में डिस्कशन होगा कि आपने क्या सही किया, क्या सही नहीं किया। आपके सुपरवाइजर्स आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसको हम परिचर्चा कह रहे हैं, कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, कहाँ आप एक्सप्लेनेशन में लैग कर गए, कहाँ क्वेश्चन पूछने में आप ठीक से नहीं पूछ पाए, आपने बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दिया, या आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर डायरेक्ट चले गए क्वेश्चन पूछते समय, है ना, उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराया। तो डिस्कशन होगा जब आप टीचिंग कर चुके हैं। तो फिर रीप्लानिंग होती है स्टेप 6 में, यानी पुनः योजना बनाना, कहां कमी रह गई, लेसन प्लान फिर से करेंगे आप, ठीक। फिर से रीटीच करेंगे, यानी दोबारा से पढ़ाएंगे अब, है ना। और रीवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन फिर से होगा। ये जो डिस्कशन वाला पॉइंट था, यहाँ पे मूल्यांकन ही हुआ था, उसके बाद रीप्लानिंग हुई, रीटीचिंग हुई, अब रीवैल्यूएशन होगा कि कितना बेहतर आप कर पाए। तो ये क्या हुआ, 8 स्टेप्स हुए। ये क्या है, टोटल 8 स्टेप्स हैं जो इस पूरी माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहानी शुरू हुई थी प्लानिंग से। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगी मैं, डोंट वरी, ठीक। प्लानिंग से शुरू हुई थी कहानी, ठीक। प्लानिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने लेसन प्लान किया, यानी योजना बनाई कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक सेलेक्ट किया, एक स्किल सेलेक्ट की और उसके बारे में योजना बनाई, एक लेसन प्लान बनाया। फिर टीचिंग यानी आप शिक्षण करेंगे, एक छोटे 4-5 लोगों के ग्रुप में जाकर के आप अब पढ़ाएंगे उस टॉपिक को जो लेसन प्लान बनाया था। फिर आपके सुपरवाइजर से आपको फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रतिपुष्टि मिलेगी, ठीक है जी, प्रतिपुष्टि मिलेगी। फिर आता है रीप्लानिंग की बात। रीप्लानिंग क्या है, फिर से पुनः योजना बनाना, जहां कमी रह गई, जो भी आपको फीडबैक मिला है अपने सुपरवाइजर से या एक्सपर्ट से, तो पुनः योजना बनाएंगे आप, अब रीप्लान करेंगे, ठीक है बात। फिर आती है रीटीचिंग की बात। रीटीचिंग क्या है भाई, पुनः शिक्षण। योजना बना के वो इंप्लीमेंट भी तो करनी है, जो इंप्रूव्ड योजना इस बार बनाई है आपने। तो आप देख रहे हैं 2 बार प्लानिंग हो रही है, 2 बार पढ़ाना हो रहा है, 2 बार फीडबैक हो रहा है, ठीक। फिर आएगा रीफीडबैक यानी पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें, ट्रेनिंग के टाइम पे यूज होती है ये, जब आप रियल क्लासरूम में जाने से पहले आप प्रिपेयर्ड हो, इसलिए माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये रियल क्लासरूम में नहीं होगी जहां 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, 30-40 मिनट तक आप लगे पड़े हैं। यहां पर ये सिर्फ 36 मिनट का टाइम है। ये ओवरऑल पूरी साइकिल के लिए प्लानिंग का स्टेप है, लेकिन प्लानिंग टीचर क्लास में जाने से पहले करता है, तो इसका टाइम यहां इंक्लूड नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, इसमें फंसते हैं लोग। टीचिंग की जब हम बात करें तो आप 5 मिनट तक पढ़ाएंगे, है ना। आप गए 5 मिनट पढ़ाया आपने, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक आपको मिला, ये भी आपको 5 मिनट में मिल गया होगा फीडबैक, जो भी आपके सुपरवाइजर ने दिया। फिर आप रीप्लान करेंगे, तो प्लानिंग में क्योंकि समय लगता है तो आप इसको 6 मिनट दे देंगे, ठीक, नहीं 12 मिनट लग जाते हैं आई थिंक प्लानिंग, रीप्लानिंग में 12 मिनट के अराउंड आपका रीप्लानिंग का समय होता है। फिर रीटीचिंग करेंगे अगेन 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है ना, 5 से 6 मिनट के लिए आप रीटीच करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप 6 मिनट फिर आपको या 5 मिनट फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा। तो टोटल मिला के 36 मिनट्स हैं। इसको फिर से काउंट कर लेते हैं, मेरे ख्याल में 6 मिनट का टाइम होगा, क्योंकि 5 5 10 12 और 5 17, हाँ, तो ये 6 मिनट का टाइम होगा, ठीक, क्योंकि 36 मिनट हमको टोटल करने ही हैं कैलकुलेट करके, ठीक। 12 मिनट ये हो गया, 6 मिनट की फिर से रीटीचिंग हुई, और ये आगे मैंने नेक्स्ट साइकिल में दिए भी हुए हैं, और 6 मिनट का रीफीडबैक हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग का टाइम इसमें, हाँ, काइंड ऑफ डेमो टीचिंग, जैसे आप केवीएस के इंटरव्यू में जाएंगे, जो डेमो टीचिंग है एक तरह से, वही आपकी माइक्रो टीचिंग है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां आप डेमो दे रहे हैं उनको, और यहां पर आप सीरियसली रियल क्लासरूम में जाने से पहले सीख रहे होते हैं। वहां आप सीखेंगे नहीं, डेमो टीचिंग में सीखने बैठ जाएंगे तो वहां तो फिर आपके नंबर गए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कितना टाइम हो गया टोटल, 6 और 6 12, 12 और 12 होते हैं 24, 24 और 6 होंगे आपके 30, और 6 मिनट 36, तो टोटल जो साइकिल है वो 36 मिनट की है, ठीक। तो सब जगह पर 6 मिनट का टाइम है, बस रीप्लानिंग में, क्योंकि लेसन प्लानिंग में टाइम लगता है, इसीलिए तो प्लानिंग का टाइम यहां इंक्लूड नहीं कर रहे। क्योंकि अगर टीचर आकर के क्लास में प्लानिंग ही अब ये पीपीटी अगर मैं क्लास में आके बनाऊं तो आपका तो पूरा समय व्यर्थ हो गया, 1 घंटा फिर तो पीपीटी बनाने में लगेगा। कई बार 3-3 4-4 घंटे की प्रिपरेशन होती है एक क्लास के लिए, 1 घंटे की क्लास के लिए, ठीक है ना। तो प्लानिंग में ज्यादा समय लगता है, इसलिए आप लेसन प्लान घर से करके आते हैं, या घर से नहीं भी कर रहे हैं तो स्कूल में करते हैं, लेकिन क्लासरूम में जाके नहीं करते प्लानिंग, ठीक। तो प्लानिंग का समय यहां इंक्लूड नहीं है, लेकिन प्लानिंग स्टेप में आता है ना। प्लानिंग को हम इंक्लूड करते हैं, प्लानिंग से शुरू होती है साइकिल, लेकिन टाइम इसका इंक्लूड नहीं होता।
6 मिनट टीचिंग, यानी आपने एक स्किल को पढ़ाया 6 मिनट तक, चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो, स्टिमुलस वेरिएशन हो, इंट्रोडक्शन की स्किल हो, प्रैक्टिस किया, आपके 4-5 लोग सामने बैठे हुए हैं, फिर पीछे से आपका सुपरवाइजर या वो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है जैसे आप पढ़ा रहे हैं, फिर उससे मिलेगा फीडबैक कि आपने यहां गलती की, ये और बेहतर हो सकता था। फीडबैक के बाद आप दोबारा प्लान करेंगे कि यार इस बार ये गलती नहीं करनी है, तो प्लानिंग में समय लगेगा तो 12 मिनट, फिर से पढ़ाएंगे 6 मिनट, पुनः शिक्षण करेंगे टॉपिक का, और रीफीडबैक फिर से प्रतिपुष्टि मिलेगी कि कहां गलती हुई। हाँ, 8 स्टेप्स जनरल स्टेप्स थे बिल्कुल अजय, जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब अगर आप एनसीईआरटी की साइकिल देखेंगे तो एनसीईआरटी सीधा सीधा इसमें से प्लानिंग को भी साइड कर देता है। सिंपली वो कहते हैं कहानी यहां से शुरू होगी, माइक्रो टीचिंग साइकिल यानी सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है। क्या है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अगर आप बात करें तो ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया हुआ है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ठीक है, अब इसमें टीचिंग अगेन आपके दिमाग में, मेरे साथ बोलो एक बार, इससे पहले प्लानिंग हो चुकी है, ये मान लो आप ये प्लानिंग का टाइम जा चुका है, ठीक, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है, टीचिंग। ठीक, अगर हम बात करें, देखो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग इसकी जो ड्यूरेशन है वो अलग है। एरन के अकॉर्डिंग जैसे आप बोल रहे हैं 45 मिनट्स, हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है 36 मिनट्स। ठीक है ना, जो टोटल टाइम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है 36 मिनट का, और हम इंडिया में इसी को फॉलो करते हैं। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है प्रभाष। हाँ, प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता, रीप्लानिंग का टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा प्रियंका, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपका कंफ्यूजन एकदम सही है। रीप्लानिंग का टाइम इसलिए कंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि अब आप लेसन के बीच से भाग नहीं जाएंगे ना, आपने पढ़ाया, फीडबैक मिला, अब रीप्लान तो यही करना पड़ेगा, अगले दिन थोड़ा ना करके लाएंगे रीप्लानिंग। ठीक, क्योंकि पता कैसे लगेगा, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना टाइम प्लानिंग में लगा है उतना नहीं लगेगा रीप्लान में, क्योंकि कुछ ही गलतियां की होंगी ना आपने 6 मिनट की पढ़ाने में, कितनी गलतियां कर दी होंगी, उसी को ठीक करना है आपको। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, अमेरिका में हम कह सकते हैं 45। तो अब जब टीचिंग यानी शिक्षण हो गया, आपको पता ही है, मेरे साथ बोलो कितनी देर का हुआ होगा शिक्षण, 6 मिनट का। कितनी देर, 6 मिनट्स। एक टाइम पे एक स्किल, एक पूरे चक्र में एक स्किल को ही प्रैक्टिस किया जाएगा, ऐसा नहीं है मल्टीपल स्किल्स। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है फीडबैक प्रतिपुष्टि। ये भी कितनी देर दिया जाएगा, फीडबैक भी 6 मिनट ही दिया जाएगा। अगेन 6 मिनट में आपके सुपरवाइजर ने, आपके एक्सपर्ट ने आपको बता दिया कहां कहां कमी थी, क्या आपने अच्छा किया, क्या आगे सुधारा जा सकता है। तो उस सुधार के लिए आपको रीप्लान तभी के तभी करना है। क्या करना है, पुनः योजना बनानी है ना, पुनः योजना बनानी है, और योजना बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो हम कहेंगे 12 मिनट हम इसको देंगे डबल टाइम, बाकी स्टेप्स को जितना मिला है। ठीक, तो ये हो गई तीसरी एक्टिविटी आपकी। फिर आता है रीटीचिंग, आप पुनः शिक्षण करेंगे। कितनी देर करेंगे जी पुनः शिक्षण, फटाफट से बोलो, 6 मिनट। तो सब कुछ 6-6 मिनट है, बस रीप्लानिंग जो है उसमें 12 मिनट लगे हैं। ठीक, रीफीडबैक, रीफीडबैक क्या है, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक, ये क्या हुआ, ये होगा आपका सिर्फ अगेन 6 मिनट के लिए, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, अगर सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं तो चलती रहेगी। ठीक है, तो कितने टोटल स्टेप हो गए जिसमें टाइम इंक्लूडेड है, 1 2 3 4 5। वैसे इसमें 6 थे, प्लानिंग भी इंक्लूडेड था, लेकिन 5 ही स्टेप हैं जिन पे टाइम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो 5 स्टेप में मिलाकर के हमें 36 मिनट बनाने हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, आप बोलती जा रही हैं और मुझे इमेजिन हो रहा है सब। बस पूर्णिमा, मेरा जो शिक्षण है वो सफल हो गया, अगर आपको दिमाग में चीजें इमेजिन आप कर पा रहे हैं बोलते समय। आएंगे ज्योति, उस पर भी आएंगे। क्लियर है? हेलो माय रेनबो मैम, आई एम नॉट श्योर इन केवीएस, सो मैंने DEET+B बैच ले लिया है एंड स्टार्टेड स्टडिंग। आपको लगता है 125 मार्क्स हैं, कुछ हो सकता है। श्रेय, आपको तैयारी तो अच्छे से करती रहनी चाहिए, है ना, और बिल्कुल DEET+B की जम के अभी से तैयारी शुरू कर दो। यही एटीट्यूड रहना चाहिए कि अपना बेस्ट। तो अब केवीएस इतना कम समय आपको दिया केवीएस ने, हालांकि बहुत ज्यादा अगर प्रिपरेशन आपने पहले से अच्छे से की होती तो चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते। लर्नर्स हैं 158 नंबर भी ला रहे हैं, 148 नंबर, 144, बट आपको अपनी आगे की तैयारी को मजबूत रखना है, क्योंकि फॉर्म कब आएगा, पेपर कितनी जल्दी ले लेंगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, एकमात्र चीज जो है हमारी तैयारी। ठीक है जी, चलिए समझते हैं कहानी क्या रहेगी। तो ये हमने देख लिया, टीच 6 मिनट तक पढ़ाना है, फिर फीडबैक 6 मिनट, रीप्लान 12 मिनट, रीटीच 6 मिनट, रीफीडबैक 6 मिनट। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम एक क्वेश्चन देखना चाहें
तो हम इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। क्या हो सकता है वो क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। माइक्रो टीचिंग इज, यानी माइक्रो टीचिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, बताइएगा। बहुत बढ़िया गुण। देखिए रेगुलर बैच से एक फायदा ये भी है कि आपकी रेगुलरिटी बन जाती है ना, आपकी रेगुलरिटी बन जाती है कि आपको पता है यार 1 घंटा शाम को पढ़ना है, उसके चक्कर में आप रिवीजन भी करोगे, है ना, और सारी चीजें आपकी फिर उस हिसाब से बन जाती हैं। 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, नहीं तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए पूरी पढ़ाई के दौरान, और यही सबसे मुश्किल काम है ना। डी डी डी, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई कह रहा है आप बहुत मेहनत करती हैं सच में, 2 मंथ्स से तो ऐसे ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन अ डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। बीएड बुक में लेसन प्लान का टाइम भी दिया है 6 मिनट। विभा, वो री प्लानिंग का टाइम होगा, एनसीईआरटी उसको इंक्लूड नहीं करता है, तो हम एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बीएड बुक्स में भी अच्छे ऑथर्स की कुछ ही बुक है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी को आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर एनसीईआरटी आपके सामने आए तो। देखिए, अगर हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है, तो टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को पढ़ाना, कि बहुत जो एकदम छोटे से छोटा टॉपिक होगा किसी सब्जेक्ट का, उसको छोटे से तरीके से समझेंगे, ये ऐसा नहीं है ना। टीचिंग एट माइक्रो लेवल, यानी सूक्ष्म स्तर पे पढ़ाना। क्या टीचिंग को हम छोटा कर देंगे, या फिर प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कैसे भाई डिटेल्ड कैसे देंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, तो डिटेल्ड तो ही नहीं हो सकता। प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सेपरेटली, ये बात एकदम सही है कि आप जो डिफरेंट टीचिंग स्किल्स हैं उनको सेपरेटली अलग अलग माइक्रो टीचिंग की साइकिल में प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप क्लासरूम में जाते हो तो मल्टीपल टीचिंग स्किल्स एक साथ यूज हो रही होती हैं। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड स्किल पे भी अभी फोकस रखूंगी, मैं एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस रखूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछने पे भी फोकस रखूंगी, आपके फीडबैक पे भी फोकस रखूंगी, है ना, आपको रीइंफोर्स करने पे भी फोकस रखूंगी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो पेपर आपका क्लियर क्यों नहीं होगा। जो पेपर क्लियर करते हैं क्या उनके 4 हाथ पैर होते हैं, दिमाग भी एक ही होता है, एवरेज इंटेलिजेंस है ज्यादातर लोगों में, तो मेहनत ही हो गई जो सारा क्राइटेरिया है। सही दिशा में मेहनत हो गई, प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट। ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। राधा कह रही है ड्यू की लाइब्रेरी जाती हूँ और वहां जाकर रिवीजन कर लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया। ओ श्रेया, आई रिमेम्बर यार, आपका तो नंबर भी मिस हो गया। हाँ राइट, शायद सेव होगा। हम्म, क्या पूछ रहे हो विनीत, मतलब क्या बता रहे हो, बताओ बताओ। वेलकम है आपका, बिल्कुल बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ ठीक है, क्लियर है बात। तो हम ये कहेंगे कि टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ दी सब्जेक्ट, बिल्कुल जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ाना, ये नहीं है इसका उद्देश्य। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करेंगे कि माइक्रो लेवल पे पढ़ाना, स्केल डाउन टीचिंग है, माइक्रो लेवल नहीं हो गया टीचिंग का। कोई टीचिंग का माइक्रो लेवल कैसे बनाओगे आप। ठीक है ना, क्लियर है बात, क्लियर है या नहीं। चलें आगे, झूले झूले शुभम। ठीक, तो ये एक बात हो गई कि प्रैक्टिस डिफरेंट टीचिंग स्किल्स सेपरेटली, वन स्किल एट अ टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं, एक माइक्रो टीचिंग की साइकिल में एक ही स्किल को उठाया जाएगा। ठीक, फिर है एक और क्वेश्चन आपके सामने, प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए। फिर इसके बाद मुझे एक छोटा सा टॉपिक है आपका, जिसमें बस हम ऐसे ही खेल खेल में, क्योंकि उनको हम डिटेल में टीचिंग मेथड्स को करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक बार वो निकल जाएंगे किसने कौन सा मेथड दिया है, जिससे आपके लिए याद रखना इजी हो जाए। क्योंकि वो क्या होगा, चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, साक्षी ठीक है, धन्यवाद, इट्स क्लियर, प्रियंका कह रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। हाँ, DWLN कह रही हैं, अनुपमा बी कह रहे हैं, आप लोग सभी, हेमंत, कोमल, शालू। चलिए, अगर हम बात करें किसने डेवलप किया माइक्रो टीचिंग इनिशियली शुरुआत में, तो WH किलपैट्रिक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, है ना, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि दी थी। ड्वाइट डब्ल्यू एलन एकदम सही जवाब है। HC मॉरिसन लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, एडमंड एमिडन का यहाँ कोई काम नहीं है,
तो DW एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 के अंदर ये माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट पे बात की, ठीक है ना। तो ड्वाइट W एलन गीतांजलि क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, ठीक है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन अगर आप माइक्रो टीचिंग का करना चाहें मेरे साथ साथ, अपने आप को रिपीट करना चाहें, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ जब एक टॉपिक खत्म हो तो वो आपके दिमाग में भी बहुत हद तक सेट हो जाए, ठीक। तो अगर हम देखें प्रोसीजर पूरा क्या फॉलो हुआ है, इतना जो हमने कहानी पढ़ी है अब तक की, स्किल्स की लिस्ट मैंने कल बताई थी, कल वाले सेशन में अर्पिता, एक बार वो आप देख लेना। ये आज आधा चैप्टर है जो आज खत्म हुआ है, इसका हाफ हम कल वाले सेशन में पूरे डिटेल में बहुत स्लो चल करके समझ चुके हैं, ठीक है ना अर्पिता। इसलिए एक एक सेशन देखना जरूरी है। जी सुजीत, कोई कह रहा है डीडी तिवारी भी तो दिया, इनिशियली बात हुई है, डीडी तिवारी ने जन्म नहीं किया दिया इसका, उन्होंने इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया है 1967 में, 4 साल बाद। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? विनीत, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूं, आप कमेंट नहीं दे पा रहे हैं अब। देखिएगा फटाफट से समझते हैं। अगर हम बात करें कोई कह रहा है D+B में साइंस भी आएगी क्या? जी पार्ट 1 में जो जी ये जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वहां जनरल साइंस भी आती है ना, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक आध क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अगर हम बात करें यहां पर भारती, तो हम देखेंगे पूरा प्रोसीजर में हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। स्किल डेफिनेशन पढ़ी, स्किल डिफाइन कैसे होती है, कौन सी स्किल आप एक टाइम पे चूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए वीडियो दिखाया जा सकता है, आपके एक्सपर्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन कर सकते हैं। लेसन प्लानिंग कैसे होती है, कंडक्टिंग लेसन यानी उस लेसन को कैसे आप कंडक्ट करते हैं यानी पढ़ाते कैसे हैं, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन, क्या उस पर चर्चा होती है, क्या प्रतिपुष्टि मिलती है, वो सारी चीजें, ठीक। फिर आती है बात री प्लानिंग की, यानी आप फिर से प्लान करते हैं। फिर क्या आता है री टीचिंग, फिर क्या आता है री डिस्कशन, फिर क्या आएगा री डूइंग, फिर से पढ़ाना। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो फॉलो होता है, रिवीजन के लिए है, इसको कहीं यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं हमेशा माइक्रो टीचिंग के साथ ही डिस्कस कर देती हूं, क्योंकि ये 1 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना इसकी रहती है, बहुत भारी है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, यानी मल्टीपल टीचर्स, टीम में टीचिंग, ठीक। टीम टीचिंग या इसको क्या कह देते हैं, को टीचिंग भी बोल देते हैं। टीम टीचिंग को क्या बोल देते हैं, को टीचिंग भी बोल देते हैं। टीम टीचिंग या हम कहेंगे को टीचिंग, ठीक। इसमें क्या होगा, यानी मल्टीपल टीचर्स 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर टीचर्स, मल्टीपल टीचर्स टीचिंग अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के कई टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग अ सब्जेक्ट, ठीक है भाई। यहां पे क्या माना जाता है कि कुछ टीचर हो सकते हैं जो एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे पढ़ाते हो, कुछ दूसरे टीचर हो सकते हैं जिनके बाकी टॉपिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ हो, क्योंकि हर व्यक्ति की हर एक टॉपिक पे बराबर पकड़ होगी वो जरूरी नहीं है। और इससे क्या होता है, एक वो लोड भी आपका बढ़ जाता है। जैसे यही बैच है, मान लीजिए 2 टीचर यहाँ पे रख दिए जाएं, वो तो आप लोग प्रेफर नहीं करते हैं, है ना। तो अगर 2 टीचर रखे जाएं तो हो सकता है आधा सिलेबस वो पढ़ाएं, आधा सिलेबस मैं पढ़ाऊं, ठीक। तो उससे क्या होगा, जो उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक्स होंगे वो पढ़ा देंगे, जो मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉपिक्स होंगे वो मैं पढ़ा दूंगी। आपको वैरायटी मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से सीखने को 2 अलग टीचिंग स्टाइल्स मिल जाएंगे। इसी को टीम टीचिंग कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक टीचर्स एक क्लास में पढ़ा रहे हो, टॉपिक डिवाइड करके या अपने इंटरेस्ट एरिया के टॉपिक लेकर के, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? हाँ, एग्जाम्पल इसमें करियरविल टीम भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एसएससी वगैरह में या मैथ्स के भी टीचर्स देखेंगे तो बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स हैं, लेकिन आपको क्या चूज करना है ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। टोली शिक्षण भी कह देते हैं एग्जैक्टली, या समूह शिक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए को टीचिंग का मतलब क्या है, को का मतलब क्या है, कोएड स्कूल्स होते हैं, मतलब जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हो, यानी जहां मल्टीपल तरह की चीजें हों, तो ये क्या हुआ, टीम टीचिंग। हाँ बिल्कुल, कोई कह रहा है आप ही काफी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
तो अगर हम बात करें टीम टीचिंग की, समूह शिक्षण की या टोली टीचिंग की, तो अमेरिका में इसकी हुई थी शुरुआत। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके लिए ये फेमस हो के बस dwight w allen की तरह इसमें भी किसी का नाम दे दें, उसकी जरूरत नहीं है। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। तो एक ग्रुप होगा इंस्ट्रक्टर्स का, वर्किंग पर्पसफुली, जो पर्पसफुली काम कर रहे होंगे, रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे के अगेंस्ट जाके नहीं, टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज लर्न। यानी अलग अलग एज के बच्चे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टीचर्स हैं, जहां पे हर एक व्यक्ति अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, जहां जिसको समस्या आएगी उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए खैर, ये एक बेसिक सी बात हुई, 2 या 2 से अधिक टीचर्स मिलकर के जब एक एरिया में काम कर रहे होंगे, ठीक, तो वो हो जाएगी आपकी टीम टीचिंग। इतनी बात क्लियर है। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहिए, जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो चेंज होती रहेंगी समय समय पे, ठीक, बट आपका अपने साथ होना जरूरी है, तभी आप प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, तभी आप जीवन की कठिनाइयों से लड़ पाएंगे। इतना ज्ञान आज के लिए काफी है। अगर मैं बात कर रही थी किसकी, माइक्रो टीचिंग की, माइक्रो टीचिंग की, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं इस पूरे टॉपिक के दौरान। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, ठीक, हमने ये देखा कि ये क्या है, स्केल्ड डाउन टीचिंग है ना, छोटा रूप है, ठीक। फिर और क्या पढ़ा हमने, DW एलन ने इसको दिया था, अमेरिका में इसकी, सॉरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई थी, बात तो एक ही है, ठीक। तो 1963 में इंडिया में DD तिवारी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए 1967 में, ठीक है ना, इंडिया लिख सकते हैं इसके सामने आप। फिर बात आएगी आपकी किस चीज की, 1 स्किल एट अ टाइम, यहां पे 1 स्किल एट अ टाइम, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स का आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस या स्केल डाउन क्या क्या चीजें होती है, रिड्यूस्ड व्हाट, टाइम, भाई आपकी 40 मिनट की क्लास को 6 मिनट पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मल क्लास में 30-40 बच्चे होंगे, यहाँ 4 से 5 या 6 बच्चे होंगे, टाइम हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, और जो स्किल है वो एक टाइम पे एक ही स्किल को यूज किया जाएगा, ठीक है, क्लियर बात है। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ साइज, जो क्लास का साइज है वो कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें कम हो जाती हैं। फिर डिफरेंट टीचिंग स्किल्स हैं, बी के पासी ने कुछ स्किल्स दी हैं, है ना, प्रोफेसर बी के पासी ने कुछ स्किल्स दी हैं, कितनी दी हैं बताएंगे आप, एनसीईआरटी ने कुछ स्किल्स दी हैं, ठीक। और अगर हम बात करते हैं यहाँ, ड्वाइट एलन ने भी कुछ स्किल्स दी हैं टीचिंग की, ठीक। फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे आंसर। एनसीईआरटी ने 19 स्किल्स दी हैं आपकी टीचिंग की, जिनको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ठीक है। टॉपिक साइज भी ऑफ कोर्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक आप नहीं पढ़ाएंगे कि जो 40 मिनट में खत्म हो, आपको एक छोटा सा टॉपिक उठाना है, ठीक। एलन 13, बी के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 14, ठीक, ये बी के पास ही 13 है, एक बार ये चेक कर लेना, कल ही पढ़ाया था, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखने वाली चीजें बेसिकली, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है इतनी बात। कोई और समस्या, जो साइकिल है माइक्रो टीचिंग की उस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे उसमें प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता, बट आपकी 36 मिनट्स की टोटल साइकिल होती है, 36 मिनट्स की माइक्रो टीचिंग साइकिल है, और उस साइकिल में साइकिल है माइक्रो टीचिंग की, और इस साइकिल में आपका टीचिंग 6 मिनट, फिर आपका फीडबैक 6 मिनट, रीप्लानिंग, क्योंकि प्लान तो आप पहले कर चुके होंगे ना, प्लानिंग का समय तो यहाँ लगाया नहीं है, 12 मिनट, फिर आप रीटीच कर रहे होंगे, रीटीच भी आप 6 ही मिनट में करेंगे, क्योंकि 6 मिनट में ही पढ़ाना है, 6 मिनट रीप्लानिंग के बाद फिर रीफीडबैक मिलेगा आपको, वो भी मिल जाएगा कितना, 6 मिनट में ही, क्लियर है बात, कितनी देर में, 6 मिनट में मिल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग, ये सारी चीजें आपकी होती रहेंगी,
तो बस यही छोटा छोटा सी बात थी आज, जो ये टॉपिक को कंप्लीट हमें करना था। और अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता सकती हूँ, जिसमें हम क्या बात करेंगे, शिक्षण विधियों की थोड़ी सी बात कर लेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे, टीचिंग मेथड्स की थोड़ी बात कर लेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। किसी का पहले कोई एग्जाम हो तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल। अंशदीप, कहाँ समस्या आ रही है भाई नोट्स में, ये बता दो बस। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, हम्म, कोई कह रहा है कल कर सकते हैं, कल फिर ये नहीं करेंगे, कल हम नेक्स्ट आपकी यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी की, उस पर चर्चा करेंगे। ये हम आपकी टीचिंग लर्निंग की जो यूनिट है, आपको सिलेबस मिला होगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स मेंशन्ड नहीं है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि किसने कौन सा मेथड दिया, क्योंकि एक नंबर में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक, और एक आध ही नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी आगमन और निगमन विधि किसने दी, अरस्तु ने। ठीक, जबकि यहाँ पे कह देते हैं कि इंडक्टिव मेथड का जो नाम है वो कोल्डवेल कुक ने दिया, हेनरी कोल्डवेल कुक ने, बट दिया इन्होंने इन मेथड्स को अरस्तु नहीं था। किंडरगार्टन मेथड, यानी किंडरगार्टन का मतलब होता है, किंडर का मतलब होता है बच्चा और गार्डन का मतलब बगीचा, तो किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा। फ्रेडरिक फ्रॉबेल, इन्होंने ही प्लेवे मेथड भी दिया था, लेकिन कुछ लोग प्लेवे मेथड के लिए भी हेनरी कोल्डवेल कुक को यहां पर क्या दे देते हैं, श्रेय देते हैं कि इन्होंने नाम दिया इसका। बट प्लेवे मेथड के लिए 99% आपको जब आंसर आएगा तो एक ही ऑप्शन होगा, वो आपको फ्रॉबेल लगाना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है वो एलेक्स फैक्ट ने, ऑसबर्न ने दिया, इनकी बुक आई क्रिएटिविटी नाम की। ठीक, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, बच्चों को ग्रुप में बिठा करके और आइडियाज पे सोचने के लिए कहना, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है, क्रिएटिविटी को डील करने का एक तरीका है। फिर डाल्टन मेथड, अब डाल्टन मेथड इसमें कई बार आ जाता है कि श्रीमती डाल्टन ने दिया, जो कि एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि डाल्टन जो है एक शहर का नाम है अमेरिका के, जिसके नाम पर ये मेथड का नाम पड़ा। इसमें क्या होता है, साल भर के लिए टॉपिक्स को, चीजों को, काम को डिवाइड कर दिया जाता है चंक्स में, कि इस यूनिट में या इन 3 महीनों में ये काम, फिर ये काम, मंथली इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं डाल्टन मेथड में। और ये दिया है हेलन पार्क हर्स्ट ने, है ना, हेलन पार्क हर्स्ट ने दिया है, फीमेल है। ठीक, तो डाल्टन मेथड जो है वो हेलन पार्क हर्स्ट ने दिया है, ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे और कुछ मेथड्स को देखेंगे। प्रोजेक्ट मेथड, इनकी जो पूरी कहानियां हैं वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, है ना, कि ये कैसे कहां से आए, कौन किससे प्रभावित था। प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम बात करें, परियोजना विधि, ये WH किलपैट्रिक ने दिया, जो शिष्य थे जॉन डुई के, इनके स्टीवेंसन भी एक इनके शिष्य थे। तो ये बेसिकली प्रैग्मेटिज्म की जो अप्रोच है उसको फॉलो करता है। ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि, ये सब बच्चे एक्टिव रहते हैं इनमें, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया इसको। माइक्रो टीचिंग आपको पता ही है, ड्वाइट W. एलन ने। क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि, सोक्रेट, सुकरात जिनको हम कहते हैं। सोशियोमेट्री विधि, जैसे समाजमिति विधि क्या होती है, जैसे मॉनिटर बनाया जाता है क्लासरूम में, तो हाथ सबके वोट कराया जाता है, जो ज्यादा पॉपुलर होगा वो मॉनिटर बन जाएगा। तो सोशियोमेट्री विधि से पता चलता है कि आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं। जेकॉब एल मोरेनो ने दिया इसको, सोशियोमेट्री विधि को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आएगी मॉन्टेसरी मेथड, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चों को सिखाने के लिए यूज किया जाता है, कुछ टॉयज वगैरह भी इसमें यूज करते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड स्किनर ने दिया, एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जाता जाएगा, जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाएंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, नॉर्मन ए काउडर। फिर आता है विनेटिका मेथड, ये कार्ल्टन वॉशबर्न ने दिया। 5 स्टेप लेसन प्लानिंग, हर्बर्टियन मेथड जो है ये हर्बर्ट ने ही दिया ऑफ कोर्स। तो ये बस एक एक नंबर की चीजें हैं जो आप एक बार देख लेंगे, तो ये PDF भी मैं आपको दे दूंगी। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने दिया, तो लुई ब्रेल ने दिया। बेसिक एजुकेशन की बात महात्मा गांधी ने की। बुनियादी शिक्षा की जो वर्धा कमीशन हुआ था। इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि, बेंड्यूरा। साइंटिफिक मेथड, फ्रांसिस बेकन। रोल प्ले मेथड, जैकॉब एल मोरेनो, जो बच्चे रोल्स में काम करते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने दिया डाल्टन मेथड, तो आप फटाफट से जवाब दे देंगे, जॉन डाल्टन दे देंगे जवाब, या कुछ और देंगे, बताइएगा। यही मैंने आपको, हाँ ये मैं PDF दे दूंगी, ये नोट कर लीजिएगा आपको। हाँ, D+ में खूब पूछे जाते हैं मेथड्स, बिल्कुल। वैसे तो मेथड्स की क्लास अलग से होगी आपकी, एक मेथड्स की क्लास आपकी अलग से होगी यार। इसमें ये पढ़ाने वाला नहीं था, ये बिल्कुल एक तरह से लर्निंग या याद रखने वाले मेथड्स थे। इसका जब ये यूनिट आएगी तब मैं एक एक मेथड को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। ये लगभग हर एक जगह पे ही पूछा जाता है,
ये मेथड्स एक आध मेथड एक नंबर में आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। किसने दिया? तो सी ऑप्शन बिल्कुल, हेलन पार्कहर्स्ट, है ना, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट भी कह देते हैं कई लोग। तो जॉन डाल्टन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, डाल्टन अमेरिका का एक शहर है। तो ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया। जेकॉब एल मोरेनो ने आपका रोल प्ले मेथड, वॉशबर्न जो है उन्होंने विनेटिका मेथड, ठीक। वेयर किंडरगार्टन स्कूल्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? तो किंडरगार्टन दिया किसने था? तो ये फ्रॉबेल ने, इन्होंने ही प्लेवे मेथड दिया है, ठीक है ना, फ्रॉबेल, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। तो शिकागो में हुए ये, या फिर डाल्टन शहर में, जर्मनी में, या अमेरिका में? अब ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि कई लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, बट अगर हम किंडरगार्टन की बात करेंगे तो किंडरगार्टन मिला था हमें, नहीं, शिकागो में तो जॉन ड्यूई ने स्कूल्स खोले थे, डाल्टन जो है वो हेलन पार्कहर्स्ट ने यूज किया। अमेरिका नहीं, ये जर्मनी के थे फ्रॉबेल, और उन्होंने वहीं ये स्कूल्स खोले, ठीक है जी। जर्मनी, जर्मनी जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की दृष्टि से, इस पे आएंगे, बात करेंगे। हु इन्वेंटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, परियोजना विधि, जिसमें ग्रुप बना बना करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक। परियोजना विधि को किसने दिया, ये पूछा है हमसे, फटाफट से बताएंगे, फिर मैं आप लोगों के डाउट लूंगी लास्ट के 2-3 मिनट में, बताइएगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, W.H. किलपैट्रिक, B.F. स्किनर, या डॉक्टर मॉन्टेसरी? ऑफ कोर्स, हाँ, किंडरगार्टन इज अ जर्मन वर्ड। W.H. किलपैट्रिक। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या दिया है? वो दिया है ह्यूरिस्टिक मेथड को उन्होंने, तो किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक, विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक, ठीक है बात। हु गेव क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि को किसने प्रतिपादित किया, ये पूछा गया है हमसे, बताएंगे आप फटाफट से, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर करें, है ना, ये किसने इसकी बात की, फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आंसर मेथड की बात किसने की? सुकरात भाई, सॉक्रेट्स, ठीक है ना। प्लेटो की एक बुक थी, उसमें ये इस तरह की चीजें थी जिसमें संवाद करके डायलॉग, जिसमें ये डायलॉग का यूज करते थे क्वेश्चन आंसर का, और ये आपस में सब जुड़े हुए थे, बताऊंगी कल जब साइकोलॉजी वाला चैप्टर शुरू होगा। हु गेव द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, किसने मस्तिष्क उद्वेलन विधि को दिया? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को देने वाला व्यक्ति ऑसबर्न, मोरेनो, किलपैट्रिक, जॉन डुई, कौन है, बताइए फटाफट से। ऑसबर्न, एलेक्स एफ ऑसबर्न, इनकी बुक का नाम भी है क्रिएटिविटी। Who introduced the 5 स्टेप लेसन प्लानिंग? तो 5 स्टेप लेसन प्लानिंग के लिए हर्बर्ट, वॉटसन, बीके पासी, पार्कहर्स्ट, कौन फेमस है, किसने इन्वेंट किया? तो व्यक्ति हैं हर्बर्ट, जो 5 स्टेप लेसन प्लानिंग के लिए बहुत ही मशहूर माने जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये इनकी 5 स्टेप लेसन प्लानिंग है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। हु इन्वेंटेड ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग? तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं लग रहा हमें, ठीक। W.H. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड, फ्रॉबेल ने प्लेवे और किंडरगार्टन, हेनरी कोल्डवेल्ट को प्लेवे के नाम के लिए इनको क्या किया जाता है, श्रेय दे दिया जाता है। हु गेव इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया, प्लेटो ने दिया, सॉक्रेट्स ने, मोरेनो ने, किसने दिया? तो हमें पता है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों ही किसने दिए हैं, अरस्तु ने दिए हैं, है ना। अरस्तु अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, इन पे चर्चा कल करेंगे। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड इज गिवन बाय हुम, बताइएगा। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग किसने दिया? कमेंट्स आपके रुकते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जिया, आकांक्षा, आराधना, निवेदिता, ऋतिका, मनीषा, स्वाति, अनुपमा, चलिए बहुत बढ़िया। सही जवाब के लिए मिलेंगे आपको 1 रुपया भी नहीं, आपको बस शाबाशी में खुश कर दिया जाएगा। प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो स्किनर का कॉन्सेप्ट है, ये हम जब स्किनर की थियोरी करते हैं तब भी इसको डिस्कस करके चलते ही हैं। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड बाय हुम? तो ये अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है, जेकॉब मोरेनो, बीके पासी ने स्किल्स पे बात की है, एडवर्ड टिचनर नहीं, ड्वाइट डब्ल्यू एलन इज द राइट आंसर टू गो, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है, जब ये टेबल आपको मिल जाएगी तो आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है, जिनको आप एक बार पढ़ जरूर लेंगे, है ना, कि प्लेवे मेथड, फ्रॉबेल, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे आपको ये PDF में साथ में दे दूंगी, हालांकि चैप्टर एक्चुअल में बाद में आएगा आपके सिलेबस में, ठीक। तो अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप सो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक काम कर लेना, रिवीजन जरूर कर लेना,
जो लोग साथ में रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर 85% चीजें आप भूल जाते हैं विद इन अ वीक। ये फॉरगेटिंग कर्व है हरमन एबिंगहॉस का, ठीक। जो आप लर्निंग कर्व और फॉरगेटिव कर्व पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं किया तो 15% चीजें भी मुश्किल से हफ्ते भर याद रहेंगी, हफ्ते भर के बाद याद रहेंगी, तो उसमें काम चलेगा नहीं। मल्टीपल रिवीजन्स जितने हो सके, यही एक चीज है जो अलग बनाती है कि पहले आप पढ़ेंगे। 4 स्टेप की प्रोसेस है, पढ़ना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को भरपूर प्रैक्टिस करना, जहां कमी आए उनको सॉल्व करना, ठीक है ना, कंसोलिडेट करना अपनी तैयारी को। तो ये ध्यान में रखना यहाँ जरूरी है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी दोनों की ही, क्लियर है। देखिए सिलेबस में प्रकाश अभी आपको नहीं पता, ना तो आप यूपी टेट के सिलेबस को भी सीरियस ले सकते हैं, है ना, और ना आप सुपर टेट के सिलेबस को सीरियस ले सकते हैं। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि हुआ नहीं है एग्जाम काफी टाइम से, और अगर चेंजेस किए तो वो क्या होगा, फिर आप या तो अलग से बैच लेते घूमेंगे या फिर आपको लगेगा, और उतनी जल्दी जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो कई बार चीजें दिमाग से निकलती हैं। तो अगर कोई अच्छे टॉपिक्स हैं जो हमें सब जगह के लिए पढ़ने ही है, कल नौकरी के लिए भी पढ़नी है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे जो आज के सिलेबस में नहीं है, हो सकता है कल सिलेबस चेंज होगा जब पेपर आने से पहले, तो वो चीजें भी ऐड हो जाए। तो नुकसान क्या है अगर हमारी समझ बन जाए तो? आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपके बैच में कुछ चीजें कम कर दी जाएंगी, वो क्लासेस आपको नहीं दी जाएंगी, बाकी लोगों को दे दी जाएंगी जिनका जो बड़े बैच में है ना। तो मैं पेडागोजी में इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज नहीं तो कल टॉपिक सारे ही पढ़ने पड़ेंगे आपको, एक बार में पढ़ लो अच्छे से। और इन एग्जाम्स का भरोसा नहीं होता, दें तो लड्डू क्वेश्चन दे दें यूपी टेट जैसे एग्जाम्स में, और ना दें तो एक से एक मुश्किल क्वेश्चन भी दे दें, ठीक है ना। बाकी जगह तो सब कुछ आता ही है। आपके पढ़ाने की वजह से ही मैं टीचर बनूंगा। अच्छा, धन्यवाद। यूट्यूब पे प्रैक्टिस 1 अप्रैल से शुरू करा देंगे होपफुली। बहुत बढ़िया आशीष। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखें तो बेहतर होगा। हाँ पूछो आरती, पूछो। यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस होगी, यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। कल क्या टॉपिक पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, उसमें फादर कौन है साइकोलॉजी के, जो भी कंट्रोवर्सी रहती है, क्या स्कूल्स क्या सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो साइकोलॉजी की जो यूनिट है, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि ये आपका पूरा बेस बना देगी आगे तक। आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अगर समझ नहीं आया, दैट मीन्स फिर आगे आप कंफ्यूज होते रहेंगे, अरे ये डूई कौन से फंक्शनलिज्म में आते हैं कि ये स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं और जिनका पता होना आपको जरूरी है। तो व्हाट इज साइकोलॉजी, कहाँ इसका प्रयोग हुआ, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से हैं, ये सारी चीजें टॉपिक में रहेंगी कल के, ठीक है। तसल्ली से हम पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी हम कर नहीं रहे हैं। नहीं कि पीआरटी में DEET+B में कोई भी डेमो नहीं होता, सिंगल एग्जाम है देश में जहां दिल्ली में आपको नौकरी मिलती है, एक पेपर बस आप अच्छे से निकाल दें, उसको पढ़ के मेरिट में आ जाए, आपकी नौकरी डन। ना आपको कोई इंटरव्यू देना, ना आपको कुछ और सोचना। यूपी से हैं मिराजपुर, बहुत बड़े सुजीत। चलिए फिर आगे बढ़े। फर्स्ट ईयर वालों के लिए हेल्प होगी ये क्लास, हाँ ऑफ कोर्स बीएड में अगर आप हैं, वैसे भी आप ये सब पढ़ रहे होंगे, अब आप और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? कोई और दिक्कत? यार जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं ना ढंग से, माय फादर यूज्ड टू से कि नौकरी पहले भी मुश्किल थी नौकरी लेना, आज भी मुश्किल है। लोग नौकरी पहले भी लेते थे, लोग नौकरी आज भी लेते हैं। और ये आप सामने एग्जाम्पल देख रहे हैं, इतने सारे लर्नर्स हैं जो आते हैं, है ना। और जबकि वैकेंसी कम आती हैं सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलती रहती हैं, है ना। चाहे वो आपको AES में सिलेक्शन मिल जाए, आपको NVS में सिलेक्शन मिल जाए, आपको KVS में सिलेक्शन मिल जाए, आपको DEET+B में सिलेक्शन मिल जाए, आपको सुपर टेट में सिलेक्शन मिल जाए, कोई तो वैकेंसी निकलेगी, वो मौका आप नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी मन पसंदीदा जॉब के लिए जॉब एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले KVS में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया था, अब वो DEET+B में आ गए, साथ साथ तैयारी करते हुए। इतने देश दुनिया भी घूम ली उन्होंने, क्योंकि उनको दिल्ली आना था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है, जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं उनको ही मिल रही है बस। और वो अचानक से बेचैनी वाली मेहनत नहीं, क्योंकि एक बार आपको अच्छे सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आएंगे, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है अनुराग? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे की मेहनत कीजिए। शिखा कर सकते हो, बट उतना अब बेटर ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर इतने सारे हैं DEET+B में, तो ऑनलाइन एग्जाम के वो आप लगाओ।
सीटेट में 132 आए हैं सिर्फ आपकी वजह से। अरे बहुत बढ़िया भाई, अब आगे की तैयारी अपनी लगातार करती रहनी है, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे बिल्कुल। फिर हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत बढ़िया मालविका, ठीक है चलें बस आगे बढ़े। आशीर्वाद दीजिए। अरे मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हमेशा ही आपके साथ हैं। हाँ, वीओडी भी प्रोवाइड करा देना, भूल जाओ वीओडी को। अच्छा खासा समय हमारे पास, मस्त अपडेटेड वे में आप पढ़ो, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वीओडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ना करे अचानक से एग्जाम आ जाए तो आराम से लाइव में ही पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर। शाम को 7 बजे और 7 से 10 तक आपकी क्लास चल ही जाती है। गुड नाइट। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, अगेन पीडीएफ मिल जाएगी आपको कल तक।